वेलकम टू कॉन्सेप्ट एजुकेशन। कॉन्सेप्ट एजुकेशन आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को डील करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और ट्रांजिस्टर्स के बारे में अब डीप एनालिसिस के स्तर पे हम लोग आ चुके हैं। ट्रांजिस्टर का पहले तो हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्शंस वगैरह पढ़े, उसके कॉन्स्ट्रक्शन की डिटेल, पीएनपी कैसे बनता है, एनपीएन कैसे बनता है, क्या क्या उसमें करंट्स होती हैं, करंट के रिलेशन क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। और देन फिर उसकी बाइसिंग के बारे में जाना, इसकी जो डीसी एनालिसिस है, लोड लाइन है, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पीछे पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम लोगों ने टॉपिक यहाँ पर पिकअप किया है, उस टॉपिक में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, अब ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को करते हैं और क्या इसका मतलब है और इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो ट्रांजिस्टर आपको मालूम है, पहले से ही पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टंगों वाला यानी 3 लेग्स वाला एक एलिमेंट है। इसका जो नोटेशन है हम लोग इस तरीके से इसको देते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट कहलाता है ये कलेक्टर कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा? एमीटर कहलाएगा। और ये जो तीसरा पार्ट है ये बेस कहलाता है। ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। जिसमें एरो होता है उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, जो विदाउट एरो है दिस इज द कलेक्टर, और तीसरा ये बेस। अब इस ट्रांजिस्टर को हम लोग एनालिसिस करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली तो आपकी होती है डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, और दूसरी जो हमारी होती है वो है एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में बेसिकली हमारी बायसिंग आती है। बायसिंग को आपने पढ़ा। इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट आता है, और एसी एनालिसिस में स्मॉल सिग्नल्स आते हैं, स्मॉल सिग्नल, और दूसरा इसमें आता है लार्ज सिग्नल। स्मॉल सिग्नल को हम लोग लो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और लार्ज सिग्नल को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल का मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी से होता है, उसके एम्पलीट्यूड से नहीं। यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी और दूसरे वाले केस में हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी में ये ट्रांजिस्टर हमारा काम करता है। तो पहले देखिए, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीसी एनालिसिस। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर नए बच्चों के लिए दे सकते हैं कि जो डीसी एनालिसिस है उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे एक इंसान को जो खाने पीने की आवश्यकता है, काम करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। एक होता है जीना और एक होता है वर्क करना। तो जीने के लिए, किसके लिए? जीने के लिए, जीने के लिए, जीने के लिए, यानी लिवलीहुड के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए केवल जो बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, ये 4 रोटी चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, ये जो चीज़ें चाहिए। अभी ये काम करने के लिए नहीं है एनर्जी, ये एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी चलती रहे और आप हंसते खेलते जीते रहें। जैसे अभी हैं जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं? खाली जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मेहनत पढ़ाई में तो होती नहीं है। पढ़ाई में मेहनत कौन सी होती है? कोई नहीं होती है। कोई कुल्हाड़ी, कोई फावड़ा आप लोग नहीं चला रहे हैं, कोई घास नहीं खोद रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। खाली बस मस्ती मार रहे हैं, ऑनलाइन आप बैठे हुए हैं और खाली जो है मोबाइल देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो ये हो गई जीने के लिए। तो जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रांजिस्टर को, वो रिक्वायरमेंट जो पूरी करती है वो है डीसी एनालिसिस। यानी स्वस्थ शरीर के लिए जो भी हमारी ज़रूरत है उसको हम लोग बोलेंगे डीसी एनालिसिस। इन द सेम वे ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने के लिए उसकी बेसिक नीड हमें पूरी करनी होती है और वो कहलाती है डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस से हम लोग एक्चुअली में उसके ऑपरेटिंग रीजन में लोड लाइन पे उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं। आपने देखा था कि हम लोग इसमें Q की वैल्यू निकालते हैं, ऑपरेटिंग वैल्यू निकालते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के। इस Q ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू जब हमारी निकल आती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारा ट्रांजिस्टर काम करने के लिए रेडी है। अगर हम Q को ऊपर रखना चाहें तो ऊपर हम रख सकते हैं, नीचे रखना चाहें तो नीचे रख सकते हैं, बीच में रखना चाहें तो बीच में रख सकते हैं। अगर हम Q को बीच में रखेंगे तो यहाँ पर ये काम एज ए एम्पलीफायर करेगा, एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर ये जो है काम करेगा। और अगर ऊपर रखेंगे तो एज ए स्विच काम करेगा, एज ए स्विच काम करेगा, जो कि हम लोग डिजिटल में काम करते हैं। और नीचे रखेंगे तो नो वर्क काम ही नहीं करेगा, यानी उस समय ये कट ऑफ में पड़ा रहेगा। तो अगर एज ए एम्पलीफायर की तरह से आपको काम लेना है तो ऑपरेटिंग पॉइंट को आपको बीच में रखना होगा। एज ए स्विच की तरह से काम लेना है तो ऊपर रखना होगा। कोई काम नहीं लेना है तो आप नीचे रखिए। तो ये जो सिचुएशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट है, इट विल बी डिसाइडेड बाय डीसी एनालिसिस। दिस विल बी ऑल दिस पोजीशन विल बी डिसाइडेड बाय डीसी एनालिसिस। ये बात सबको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। हम लोग पीछे इस पे काफ़ी क्लासेस को कर चुके हैं कि डीसी एनालिसिस से हम लोग उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, उसको अप टू डेट करते हैं। अब जब वो अप टू डेट हो जाता है, यानी बिल्कुल तैयार हो जाता है, रेडी टू वर्क हो जाता है, देन अब हमारा काम आता है कि अब हम उसकी एसी एनालिसिस करें। अब हम उसकी अल्टरनेटिंग एनालिसिस करेंगे कि अब हम उसमें अगर सिग्नल को लगाएं तो ट्रांजिस्टर हमारा कैसा बिहेव करेगा, हाउ इट विल बी बिहेव। ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का मेन मकसद है कि डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस दोनों अलग अलग एनालिसिस की जाती हैं, एक साथ कंबाइन नहीं की जाती हैं। जब हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं तब लास्ट में इसको कंबाइन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग अभी इसको कंबाइन नहीं करेंगे। डीसी एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उसका कोई मतलब नहीं है, उसको भूल जाएंगे। अब यहाँ पर एसी एनालिसिस को नए सिरे से नए तरीके से पढ़ेंगे। दोनों के एनालिसिस अलग अलग हैं, उसके सिस्टम्स अलग हैं, इसके सिस्टम्स अलग हैं। जब हम किसी चीज़ पे सिग्नल लगाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से काम लेते हैं तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, किसी को अगर बैठा के खिलाना हो तो वो आपका बड़ा हितैषी बनेगा, बड़ा दोस्त बनेगा। किसी को चाय पिलाना है तो वो आराम से आपके साथ चला जाएगा, क्योंकि आप उसको चाय पिला रहे हैं, तो उसको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर उससे कहिए कि हम आपको चाय तो पिला रहे हैं लेकिन इसके बदले में आपको ये काम करना पड़ेगा, तो वो तुरंत अपना मुंह इधर उधर करने लग जाएगा, उसमें टालमटोली करने लग जाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो गया। जैसे ही आपने काम की बात की, उसका बिहेवियर चेंज। इन द सेम वे ट्रांजिस्टर में भी जब इससे हम कहते हैं कि आपसे काम लेंगे, ट्रांजिस्टर से हम बात करते हैं कि अब हम आपसे काम लेंगे, तो ट्रांजिस्टर के बिहेवियर में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी चेंजेस की एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ऐसी एनालिसिस में हमारा ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव करेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या एम्प्लीफिकेशन देगा, क्या इसकी कैलकुलेशन होगी, और क्या क्या हम लोग को निकालना होता है, और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और उसका आंसर हम लोगों को क्या देना है। ठीक है। तो फिर इसमें हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर ये आपका दो पार्ट में, यहाँ पे एसी एनालिसिस में भी डिवाइड होगा ट्रांजिस्टर ऑन एसी। पहला जो है वो है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, और दूसरा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। इसको हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाता है।
तो ट्रांजिस्टर का अब फिर से बिहेवियर देखिए कि स्मॉल सिग्नल जब हम उसमें छोटा सिग्नल लगाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी को लेस फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड ज़्यादा, टाइम पीरियड मोर। ये टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। तो जब हम स्मॉल सिग्नल की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इसमें लेस होती है, और स्मॉल सिग्नल में ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कुछ और होता है, लेकिन इसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कर दें तो बिहेवियर कुछ और हो जाएगा। इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक आपके क्लास में लड़का है नीलेश, वो क्लास में भी अभी भी प्रेजेंट हैं, वो अभी आपके दोस्त हैं। वो क्या है? आपके दोस्त हैं, जानते हैं आप लोग। आपका एक फ्रेंड है और अभी वो आपका दोस्त है। आप उसको चाय पिलाते हैं, आप उससे चाय पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, रोज एंजॉय करते हैं, अभी वो दोस्त है। अभी जरा कुछ दिन बीतने दीजिए, अभी वो स्मॉल सिग्नल में है। अभी किस में है? वो स्मॉल सिग्नल में है। इसी दोस्त को, भगवान न करे, लेकिन अभी इसी दोस्त को जब आप कुछ दिन बाद देखेंगे, ये देखिए आपके हमने दोस्त को बनाया, ठीक है। अभी ये दोस्त ऐसा है, कुछ दिनों बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसा हो गया? ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। अब जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला दोस्त हो जाएगा, यानी कम से कम 20 साल बाद इससे आप जब मिलेंगे तो कहेगा हु आर यू, पूछेगा हु आर यू, आप कौन हैं, हम कब मिले थे, हम तो आपको पहचानते नहीं हैं। इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अगर इस तरीके की बातें कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रांजिस्टर को, इसको अगर हम ट्रांजिस्टर मान लें तो ट्रांजिस्टर वही है, लेकिन इसका बिहेवियर जब बहुत सारा पैसा आ जाएगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, 20 गाड़ियां आ जाएंगी, 20 करोड़ के मकान में रहेगा, तो अपने पुराने दोस्तों को भूल जाएगा। इसका अरे मतलब है नहीं सर, कि नहीं बोलेंगे। आप ही हैं क्या? आप नीलेश जी हैं क्या? हाँ। हाँ, देखिए नीलेश जी ने कंफर्म कर दिया। यही हम सुनना चाहते थे कि कम से कम नीलेश जी बोलें कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए नीलेश जी, एक बात आप समझ लीजिए, ये आपके लिए हम स्पेशली समझाना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात का, कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस पोजीशन में बैठे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी बैठे हैं। उन्होंने अपने घर के लोगों तक को बुला दिया, दोस्तों यारों को तो छोड़ ही दीजिए। आप सोच सकते हैं, अब जब हाई फ्रिक्वेंसी पे आदमी चला जाता है तो लो फ्रिक्वेंसी में जो बातें होती हैं उनको सबको भूल जाता है, और भूलना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने काम हो जाते हैं, इतने वर्क हो जाते हैं, टाइम ही नहीं है उसके पास में। जब खाली होगा तब तो काम करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ केवल इतना है कि ट्रांजिस्टर, वही ट्रांजिस्टर जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा काम करता है तो उसका इंटायरली बिहेवियर चेंज हो जाता है, और उसके बिहेवियर के चेंज होने की वजह से जो मॉडल हमारा यहाँ पर बनेगा, जो लो फ्रीक्वेंसी में मॉडल बनेगा, वो मॉडल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, और जो मॉडल यहाँ बनेगा वो मॉडल वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने के लिए हमें इसके मॉडल को पढ़ना पड़ेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी को पढ़ने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी के मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी एनालिसिस, इसी सिग्नल एनालिसिस में थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग मॉडल की एनालिसिस करनी पड़ती है। स्मॉल सिग्नल इसीलिए अलग है और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अलग है, उसकी एनालिसिस अलग है और इसकी एनालिसिस अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि लो फ्रिक्वेंसी मॉडल में ट्रांजिस्टर काम करे और हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल में ट्रांजिस्टर काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी के ऊपर है। हो सकता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए वो बनाया गया हो और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए वो ना बनाया गया हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है, कैसा है, उसी के हिसाब से उसका बिहेवियर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को पढ़ेंगे, उसके बाद में हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस।
इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा ये अलग हट करके चीज़ें हैं, इसमें सर्किट थ्योरी भी इन्वॉल्व है। तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए सबसे पहले ट्रांजिस्टर का एक मॉडल बनाया जाता है कि ट्रांजिस्टर की कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करें। आखिरकार सीधे सीधे ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसके मॉडल को हम लोगों को बनाना होगा कि इसका मॉडल हमारा लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में, इसको लो फ्रीक्वेंसी मॉडल भी बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में कैसा काम करेगा। लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनता है और उस इक्विवेलेंट डायग्राम से हम लोग इसके एनालिसिस करते हैं। इस इक्विवेलेंट डायग्राम को बनाने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सर्किट थ्योरी के एनालिसिस पे आ जाते हैं। सर्किट थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक 2 पोर्ट होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क। इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर, इस वजह से इसको आपको जानना समझना जरूरी है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर रहे हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क होता क्या है? 2 पोर्ट नेटवर्क होता है कि एक कोई हमारा, मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, सिस्टम में एक हमारा इनपुट सेक्शन होता है और एक हमारा आउटपुट सेक्शन होता है। एक हमारा इनपुट सेक्शन होगा और एक हमारा आउटपुट सेक्शन होगा। तो 2 पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली हम लोग इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। इस 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया और ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया, इसके बीच में रिलेशंस को डेवलप किया जाता है और उस रिलेशन को जो डेवलप करते हैं उसी को हम लोग, उसके एनालिसिस को बोलते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस। इसी नेटवर्क एनालिसिस में दोनों के रिलेशन में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एच पैरामीटर। तो एच पैरामीटर मॉडल एक्चुअली में है क्या? एच पैरामीटर मॉडल में ये ट्रांजिस्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। 6 तरीके के मॉडल्स इसमें बनते हैं, उसमें से एक मॉडल ट्रांजिस्टर्स में आ जाता है। इनपुट में करंट अगर हमारी I1 है, इनपुट में वोल्टेज अगर हमारा V1 है, ये कोई हमारा नेटवर्क है। आउटपुट में कोई करंट हमारी I2 है और आउटपुट वोल्टेज कोई हमारा V2 है। तो इसके बीच में एक रिलेशन जो हमारा बनता है वो बनता है V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 बराबर बनता है S21 I1 प्लस S22 V2। ये हमारी इक्वेशन होती है। जो लोग नेटवर्क वगैरह पढ़ चुके हैं उनको, उन्होंने इक्वेशन पढ़ी थी शायद, अगर 2 पोर्ट उन्होंने किया होगा, बीटेक वाले तो सब जानते होंगे इसमें। तो ये हमारी एच पैरामीटर की इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशंस में हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट की करंट और आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट वोल्टेज हो गया, इसके बीच में ये रिलेशन है। ये आउटपुट की करंट है और ये इनपुट की करंट है, इसके बीच में ये रिलेशन है। इस तरीके से जब रिलेशन को प्रेजेंट किया जाता है तो ये कहलाता है एच पैरामीटर मॉडल। अब इसमें जो हमारे 4 पैरामीटर हैं, H11, H12, H21 और H22, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इनको हम मार्क कर रहे हैं। देखिए इसमें ये 4 पैरामीटर ये वाले, H11, दूसरा है H12, तीसरा है H21 और चौथा है H22। इन पैरामीटर्स को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, H11, H12, H21 और H22। ये चारों पैरामीटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक वर्ड ये भी बार बार आ रहा है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि पैरामीटर्स किसको बोलते हैं। तो पैरामीटर्स एक्चुअली में जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें, जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें, उनको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। सपोज दैट अगर हम कहें कि मिस्टर राम इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मिस्टर राम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, इसका मतलब है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईमानदार। तो ईमानदार उनका एक पैरामीटर है, ईमानदारी एक उनका एक पैरामीटर है। एक ही सिस्टम में कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे फिर हमने कहा कि मिस्टर राम बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, तो एक तरफ तो ईमानदार भी हो गए और दूसरी तरफ क्या हो गए? बहुत ही हार्ड वर्कर भी हो गए। तो ये उनका दूसरा पैरामीटर हो गया।
तो इसी तरीके से इस सिस्टम में 4 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, जो ये चारों पैरामीटर सिस्टम की वैल्यूज को, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके पूरे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। अब इस सिस्टम में अगर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर को डिफाइन करेंगे, इस सिस्टम में अगर एफईटी है तो एफईटी को डिफाइन करेंगे, अगर मॉसफेट है तो मॉसफेट को डिफाइन करेंगे, और अगर इन केस आप इसमें बैठे हुए हैं तो वो आपको भी डिफाइन कर देंगे। तो इन ऑल ये हो जाता है कि हमारे एच पैरामीटर मॉडल से हम लोग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन को जान जाते हैं, और ये समझ जाते हैं कि यह सिस्टम में कैसा काम करेगा, इसलिए ये जरूरी है। अब इन चारों पैरामीटर्स को हम लोग निकालते कैसे हैं? यहाँ पर हम लोग H11 है, H12 है, S21 है और S22 है, ये 4 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, और इसको एक निकालने का तरीका यहाँ पर एक अलग से हम आपको इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पूरे पैरामीटर्स निकालेंगे नहीं, बल्कि खाली आपको वैल्यूज V1 बराबर था H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 बराबर था S21 I1 प्लस S22 V2। अब यहाँ पर अगर हम H11 को लिखेंगे तो दिस इज द रेशियो ऑफ V1 बटे I1 व्हेन V2 बराबर 0। इसी तरीके से H12 बराबर हो जाएगा V1 अपॉन V2 व्हेन I1 बराबर 0। S21 बराबर I2 अपॉन I2 बटे I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0, और S22 बराबर I2 बटे V2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो ये आपके थे H पैरामीटर। तो ये आपकी कंडीशंस होती हैं, ये रेशियो होते हैं। इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट को अगर रेशियो को डिवाइड करें, कंडीशन दैट कि V2 को शॉर्ट कर दीजिए, आउटपुट को जो भी निकलेगा वो H11 निकल आएगा, इसी तरह H12, इसी तरह S21, इसी तरह S22। इसको आप लोगों ने डिप्लोमा में भी पढ़ा होगा, वहाँ भी थी ये सब चीज़ें। यहाँ पे एक बार उसका रिविज़न फिर से मैंने कर दिया। अब ट्रांजिस्टर यहाँ पर H पैरामीटर वाले 2 पोर्ट नेटवर्क में बिल्कुल फिट बैठता है। तो ट्रांजिस्टर का जो लो फ्रीक्वेंसी मॉडल है, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, ये आपके H मॉडल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड मॉडल और H पैरामीटर मॉडल। H पैरामीटर मॉडल और स्मॉल सिग्नल, ये सभी इसके नाम हैं। इस नाम से कोई भी चीज़ होगी, बात एक ही है, सबको एक ही लिखा जाएगा। इसमें हम लोग H पैरामीटर मॉडल से इसको प्रेजेंट करते हैं। ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। अब यहाँ पर जो हम लोग ट्रांजिस्टर लेंगे बेसिकली वो NPN का ट्रांजिस्टर लेंगे अपनी एनालिसिस के लिए, और कॉमन इमीटर मोड लेंगे। ये ध्यान रखिए, जो अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस में NPN ट्रांजिस्टर लिया जाएगा और कॉमन इमीटर मोड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉमन एमीटर मोड को अगर हम लोग बनाएं तो इसमें कॉमन एमीटर मोड को अगर केवल ट्रांजिस्टर को हम लोग देखें तो कॉमन एमीटर में ये एमीटर लेक आपकी कॉमन होगी, इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं। ये आपका कलेक्टर होगा और ये आपका बेस होगा। ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, ये एमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनपुट में हम लोग वोल्टेज को देखेंगे तो इनपुट में हमारा जो वोल्टेज हुआ वो यहाँ के हिसाब से VBE, बेस इसका ले लिया आपने, और एमीटर ये हो गया, ये VBE हो गया। आउटपुट का वोल्टेज इन द सेम वे जो हो गया वो VCE हो गया।
VCE हो गया, ये आउटपुट का वोल्टेज हो गया। इनपुट की करंट अगर हम देखें तो इनपुट की करंट यहाँ पर क्या है, IB होती है, ये IB हो गई। आउटपुट की करंट को अगर हम देखें तो ये कलेक्टर से जाएगी, ये IC हो गई। तो इसका मतलब है कि इनपुट की वोल्टेज और करंट ये दोनों हो गई, आउटपुट की करंट और वोल्टेज ये दोनों हो गई। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो इनपुट के, इसको जब हम 2 पोर्ट पैरामीटर से कंपेयर करेंगे तो उसके इनपुट सेक्शन को और आउटपुट सेक्शन को इसी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख लेते हैं। ये हमने कोई सिस्टम लिया, इसमें इनपुट करंट I1 थे, वोल्टेज V1 था, यहाँ पर I2 थे और यहाँ पर V2 था। तो इसकी इक्वेशन हमने H पैरामीटर की लिखी थी, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरी इक्वेशन जो हमने लिखी थी I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये दोनों इक्वेशन हमने लिखी थी। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हमने आपसे कहा कि ट्रांजिस्टर में इनपुट हमारा है, इनपुट वोल्टेज है VBE, इनपुट वोल्टेज क्या है VBE, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या है V1। तो V1 को अब आपको रिप्लेस करना है किससे, VBE से। तो यहाँ पे इसको रेड मार्किंग कर देते हैं, ये VBE है। तो दिस V1 विल बी रिप्लेस बाय VBE। IB, यहाँ से करंट IB थे, तो I1 जो है वो IB से रिप्लेस हो जाएगी। इसके इनपुट करंट IB है और इसके इनपुट करंट I1 है, तो दोनों ही इनपुट करंट है, तो I1 रिप्लेस कर दीजिए IB से। आउटपुट वोल्टेज जो VCE है ये रिप्लेस कर दीजिए V2 से, ये V2 था, तो V2 विल बी रिप्लेस बाय VCE से रिप्लेस हो गया। और जो हमारी करंट है I2 करंट, आउटपुट करंट इक्वल टू ये हो गया IC। ये रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो V1 की जगह हम क्या लिख देंगे, VBE। H11 I1 की जगह लिख देंगे IB। H12 ऐसे ही रहेगा, V2 की जगह VCE। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो I2 की जगह IC S21 और I1 की जगह IB प्लस S22 VCE। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास में आ गई और ये इक्वेशन अब हो गई ट्रांजिस्टर के। अब ये 2 पोर्ट की नहीं रह गई, अब ये हमने इसको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर में। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये IC हो गई और ये S21 IB प्लस S22 VCE। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, मस्ट बी रिमेंबर। सोते समय भी कोई पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं इक्वेशन से ही हमारा सारा काम चलता है। यहाँ हम लोगों ने खाली अभी ये डिस्कस किया कि हाउ यू विल जनरेट दिस इक्वेशन, ट्रांजिस्टर को आप कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं सर्किट थ्योरी से साथ में लिंक करके, और उसके पैरामीटर्स के फॉर्म में इसको लेके आ रहे हैं। अब हमने आपको पहले बताया था ये जो H पैरामीटर्स हैं, H11, H12, H21 और H22, दीज आर द पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, दीज आर अगेन टेल अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ हमारे पास सिस्टम की जगह क्या है, ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर हमने सिस्टम को क्या बना रखा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, यही तो है, ये हमारा सिस्टम है। देखिए ये इसके इनपुट सेक्शन था और ये हमारा आउटपुट सेक्शन था।
तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब है कि ये चारों H11, H12, S21 और S22 हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। ये सारे के सारे हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। तो ये सिस्टम अगर हम देखें और इसके अंदर हम खाली ऐसे दिखा दें ये, तो इस सिस्टम का आउटपुट पोर्ट और ये इनपुट पोर्ट हो गया। इसका हम यहाँ VB लिखेंगे, यहाँ पे IB लिखेंगे, और अगर हम ऐसे लिख दें तो इसके अंदर इसका मतलब नथिंग बट आपका एक ट्रांजिस्टर है NPN। और ये चारों पैरामीटर कौन से चार पैरामीटर? H11, H12, S21 और S22, ये चारों हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। ध्यान रखिएगा, बार बार इसको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू में पैनल के सामने बैठे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इसरो वगैरह का इंटरव्यू है, वो आपसे जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि व्हाट इज एच पैरामीटर, एच पैरामीटर क्या बताता है। अब बच्चा कहेगा ये तो आपका नेटवर्क का है, कुछ वैल्यू बताएगा V1/I1, नहीं, आपको ये आंसर नहीं देना है। आपको बताना है, कहना है सर ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा। क्या करेगा? दिस विल डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। बस दोबारा क्वेश्चन नहीं इस तरह रेज होगा। आपने उसको एक्यूरेट आंसर दे दिया कि एच पैरामीटर क्या करते हैं, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब ये जो H11, H12, S21, S22 है, ये नामकरण आपका सर्किट थ्योरी से थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। पीछे जो हमने लिया था वो सर्किट थ्योरी के ये नोटेशन थे। यहाँ नोटेशन को थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ट्रांजिस्टर में टोटली ये आ जाए। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, तो कन्वर्ट में H11 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं HIE से। E इसलिए लगाते हैं ताकि ये कॉमन एमीटर को शो करे। H12 को हम लोग रिप्लेस करते हैं HRE से, इसको रिप्लेस करते हैं HFE से, और इसको रिप्लेस करते हैं HOE से। अगेन H11 को जब हम लोगों ने देखा था पीछे, उसमें अभी आप लोग देख लीजिएगा, तो H11 को लिखा गया था V1/I1। H11 लिखा था V1/I1। H12 को आपने क्या लिखा था? V1/V2। S21 को क्या लिखा था? I2/I1। और इसको आपने क्या लिखा था? I2/V2। ये आपने पीछे लिखा था। आप पीछे अभी PDF आपको मिलेगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ आपने लिखी थी। इसी तरीके से HI को भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसकी अब ट्रांजिस्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो HI लिखी जाएगी VBE/IB। यहाँ एक बार इक्वेशन आपके लिए लिख देते हैं। VB बराबर था HI/IB, आपको भी याद होनी चाहिए, HRE/VCE, और IC इक्वल टू HFE/IB प्लस HOE/VC। ये हमारी इक्वेशन थे। यहाँ से HI निकालेंगे तो VB/IB हो जाएगा। HRE हमारा VBE/VCE हो जाएगा। HFE हमारा IC/IB हो जाएगा। और HOE है ये, HOE बराबर हो जाएगा IC/VC। इसमें कंडीशन भी अप्लाई होगी। ये जब VC बराबर 0 होगा, ये जब IB बराबर 0 होगा, ये जब आपकी VC बराबर 0 होगा, और ये आपका हो जाएगा जब IB बराबर 0। इस कंडीशन में इनका रेशियो आपके ये चारों पैरामीटर्स को देगा। तो ये तो थे पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स को, एक चीज़ हमने आपको बताया कि ये पैरामीटर्स सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। अब सिस्टम में अगर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए इन चारों पैरामीटर्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्चुअली में जितने भी ट्रांजिस्टर्स हमारे होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सबके आपके वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं पैरामीटर्स के। बट इन जनरल कुछ वैल्यूज़ हमें सपोज करनी होती हैं, और वो वैल्यूज़ आपको याद करनी होती हैं ताकि आप जनरल क्वेश्चंस को कर सकें
अगर क्वेश्चन में आपको पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई हैं तो आप जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं उन वैल्यूज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे, आप उन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं वैल्यू दी हुई हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी हैं और इनको आपको याद रखना है। तो इन वैल्यूज़ को आपको याद कर लेना है। वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। सबके लिए कॉमन बेस और उसके लिए सबके लिए अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले कॉमन एमीटर के लिखते हैं वैल्यूज़ कि कॉमन एमीटर की वैल्यूज़ क्या हैं। तो कॉमन एमीटर में जो हमारा ये HIE है इसकी वैल्यू होती है 1100 ओम या 1.1 किलो ओम, ये इसकी वैल्यू होती है। HRE की वैल्यू होती है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। HFE की जो वैल्यू होती है वो होती है 50 और जो HOE की वैल्यू होती है वो होती है 24 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट या 1/HOE अगर हम लिखेंगे। ये कंडक्टेंस है, एक्चुअली में IC/V है, कंडक्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ निकल के आती है वो 40 की हो जाती है। इसी को अगर पलट दीजिए आप 1/24 कर दीजिए तो ये 40 किलो ओम आ जाएगी। तो 1/HOE की वैल्यू 40 किलो ओम। इन वैल्यूज़ को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू। HI है 1.1 किलो ओम, HRE है 2.5 इंटू 10⁻⁴ किलो ओम। 4 केवल ये यूनिट लेस है, नो यूनिट, यहाँ लिख देते हैं नो यूनिट। ये गेन है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। इसकी वैल्यू 50 होती है। ये वैल्यू इन जनरल हैं, अगर आपको दी जाएंगे तो आपको वही लेनी है, अदरवाइज अगर नहीं दी जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वैल्यूज़ कंसीडर करनी है। ई लगा है यहाँ पर एमीटर के लिए, ये जो ई वर्ड लगा है HIE, HRE, HFE, HOE, ये है एमीटर के लिए कॉमन एमीटर। इसी में अगर हम कुछ और लगा दें, C लगा दें, तो वो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू डिफ़र कर जाती हैं, पैरामीटर्स वही रहेंगे, नामकरण वही रहेगा, बस खाली वैल्यूज़ को आपको चेंज करना है, केवल वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो जैसे लिख देते हैं HIC, HRC, HFC, HOC। अब C लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर द कॉमन कलेक्टर। इसी तरीके से अगर आपसे कह दिया गया HIB, ये क्या हो गया, कॉमन बेस। HRB, HFB, HOB, दीज आर द कॉमन बेस। ये कॉमन बेस मोड हो गया और ये हो गया कॉमन कलेक्टर मोड। अब इसमें जो ये वैल्यूज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो देख लीजिए। इसकी वैल्यू वही होती है 1100 यानी 1.1 किलो ओम। HRC की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये लगभग 1 के बराबर होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्विवेलेंट होती है, 1 है ये। HFC की वैल्यू जो होती है ये -51 हो जाती है और HOE की वैल्यू ये करीब जो है वही 24 वाला जो था वही होती है, 24 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट। HIB में इसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, ये लगभग 21 ओम होता है। HRV की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, इसकी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। HFB की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाती है, इसकी वैल्यू तो -0.98 के आसपास आ जाती है। ये आपका अल्फ़ा होता है, ये जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत उनके लिए बता देते हैं बस, बट ये आपके स्मॉल सिग्नल में होता है, दोनों में फ़र्क होता है, वहाँ का जो अल्फ़ा होता है और यहाँ के अल्फ़ा में दोनों में फ़र्क होता है। और HOB करीब जो है ये होती है 0.48 माइक्रो एम्पियर, ये तो मैं गाँव में लिख दिया।
0.48 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट या 1/HOV बराबर 2.04 मेगा ओम। ये इसकी वैल्यूज़ आपके आती हैं। तो इन वैल्यूज़ को आपको लेना होता है। अभी मैंने वर्ड आपसे बोला था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एक्चुअली में क्या है? अल्फ़ा आपने देखा था, अल्फ़ा आपका आउटपुट और इनपुट करंट का रेशियो था, यानी IC/IB था। लेकिन ये जो अल्फ़ा हम लोग लिखते हैं, दिस इज़ इन द DC बायसिंग के केस में। ये जो हमने अल्फ़ा बीटा ये सब लिखा था, दिस इज़ रिलेटेड टू द DC बायसिंग। इसी को हम लोग यहाँ भी लिखते हैं, बट अब यहाँ पे हम लोग IC/IB नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके लिखते हैं, H की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको यहाँ बोलते हैं कॉमन एमीटर में HFE और HFB। ये कॉमन बेस का हो जाएगा और ये कॉमन एमीटर का हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्मॉल सिग्नल में इस H पैरामीटर से इसी सेम चीज़ को दिखाना होगा, क्योंकि ये आपका चेंज है, ये सिग्नल लगा रहे हैं उसका गेन है। गेन दो तरीके के होते हैं, एक तो DC गेन होता है और एक AC गेन होता है। तो ये जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द AC गेन। तो AC एनालिसिस के गेन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे, जब क्वेश्चंस वगैरह अभी आगे प्रोसीड करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगे और इस चीज़ पे पूरी हम लोग एनालिसिस करेंगे। सर यहाँ पे अल्फा IC डिवाइडेड बाय IB की जगह IE होगा सर। हाँ सॉरी, सही कह रहे हैं, IE है, गलती से लग गया, IC/I है। तो यहाँ जो हम लोगों ने पूरे लेक्चर को आज देखा, आज पूरे लेक्चर में आपने यहाँ पे ट्रांजिस्टर के स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को आपने यहाँ पे स्टडी किया। अगर शुरुआत से हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर को दो तरीके से एनालिसिस को देखा, एक DC एनालिसिस है, एक AC एनालिसिस है। DC एनालिसिस में हम लोग बायसिंग की बात करते हैं, AC एनालिसिस में हम लोग सिग्नल देंगे, अब उस पर इनपुट देंगे, अपनी वर्क के लिए उसको तैयार करेंगे। इस स्मॉल सिग्नल एनालिसिस और लार्ज सिग्नल एनालिसिस यानी लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ हमने आपको बताया कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए DC बायसिंग होती है, और देन फिर उस पर काम करने के लिए हम लोग की AC बायसिंग की है। AC बायसिंग नहीं बोलते हैं, देन उसको केवल AC सिग्नल एनालिसिस बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर और AC दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला AC सिग्नल स्मॉल सिग्नल है, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी है। तो ये स्मॉल सिग्नल में हम लोगों की एनालिसिस ये चलती है कि इसको हम लोगों ने टू पोर्ट से रिलेट किया। टू पोर्ट इक्वेशन में V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 और करंट की इक्वेशन I2 बराबर S21 I1 प्लस S22 V2। इसमें जो H पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, चार वैल्यूज़ हैं, H11, H12, S21 और S22। ये जो चारों वैल्यूज़ हैं ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। दिस विल डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। इनमें आपस में रिलेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा गया है। देन इन्हीं टू पोर्ट पैरामीटर को ट्रांजिस्टर से लिंकअप कर दिया गया है। ट्रांजिस्टर में जो हम लोग इनपुट करंट देंगे और जो आउटपुट करंट निकलेगी उसको कंपेयर करके और इसको कंपैरिजन बना करके हमने ट्रांजिस्टर के इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया पैरामीटर के इक्वेशन में, ताकि एनालिसिस करने में आसानी हो, हम लोग इसके एनालिसिस कर सकें। तो इसको हम अपने सर्किट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करके उसको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ के बारे में आपको मेंशन किया कि क्या क्या इसकी वैल्यूज़ होंगे। इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है, और इनका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ये कॉमन कलेक्टर की वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं, कॉमन बेस की वैल्यूज़ लिख दी हैं। इतनी चीज़ें आज आपने पढ़ी, इतना पढ़ करके और इन चीज़ों को आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही इसको हम वाइंड अप करेंगे। और ट्रांजिस्टर के उसमें देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक हैवी मोड में चला जाता है, एनालिसिस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है।
कल जब आप क्लास में आएंगे तो अपना कॉपी कलम कैलकुलेटर वगैरह लेके आइएगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे और इसके कुछ डेरिवेशंस हैं उनको भी करेंगे। ये एनालिटिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, मज़ा आएगा इसको करने में, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं आपसे।